प्रधानमंत्री को देखने के बढ़ रहे हैं। पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए 3-3 घंटे पहले से ये पूरा जो पुराना जयपुर है, पूरा परकोटे का इलाका है, यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है, तो लोग मंदिरों में चले गए हैं, मंदिरों के छतों पर चढ़ गए हैं और कहीं से भी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वो बेकरार है। आपने बात करी कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कल बीकानेर में रोड शो किया था और आज जयपुर में ये रोड शो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ये जो रोड शोज है, जो करीब 4 किलोमीटर का बीकानेर में था, 4 किलोमीटर के करीब यहाँ पर जयपुर में है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। चंद्रशेखर। बिल्कुल विशाल, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री यहाँ पर आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके इलाकों को प्रधानमंत्री यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ दर्शकों को इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए चंद्रशेखर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हालांकि ये बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और स्ट्रॉन्ग सीट्स है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ से सफलता नहीं मिली थी और उसके बहुत से कारण थे और उसमें वसुंधरा राजे भी एक फैक्टर था। लेकिन इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ जो जीप है, जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं, जिस गाड़ी में उनका रोड शो हो रहा है, उसमें उन्होंने सीपी जोशी को अपने साथ लिया है। सीपी जोशी को कुछ ही दिनों पहले रिप्लेस करके, सतीश पूनिया को रिप्लेस करके सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सीपी जोशी ब्राह्मण कैंडिडेट है, चित्तौड़ से वो आते हैं और अपने हिंदुत्व के लिए वो जाने जाते हैं और उनको साथ में लेना एक सीधा सीधा मैसेज है कि बीजेपी जो है अपने हिंदू वोट को इंटैक्ट करना चाहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हवा महल से उन्होंने एक हाथोज का जो मंदिर है उसके महंत को उन्होंने कैंडिडेट बना के उतारा है, बाबा बाल मुकुंद को। जिस तरह से तिजारा में उन्होंने एक महंत को कैंडिडेट बनाया है, तो बीजेपी ने अपना जो मैसेज है बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो केसरिया रंग पे और कमल के बटन पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि महिला बिल्कुल विशाल, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, किस तरह का माहौल वहाँ पर आप देख रहे हैं? हम दृश्य देख रहे हैं कि वहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का काफ़ी गर्मजोशी से वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और जिस रास्ते से रोड शो गुजर रहा है उसके दोनों ओर भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप देखें सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि जयपुर के आम लोग, जिसमें हम युवा देख रहे हैं, जिसमें हम महिलाएं देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग इसमें मौजूद। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब जाते हैं और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के रोड शो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित किए जाते हैं, तब हम ये तस्वीरें देखते हैं, लोगों का प्रेम देखते हैं। छतों पर लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, नजदीक से उन्हें देखना चाहते हैं, पुष्प वर्षा होती है और ये तस्वीरें दिखाती है। कल बीकानेर में भी दिखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए जनता बहुत उत्सुक दिखाई दे रही थी और किस तरह से लोगों का समर्थन और प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता दिखाई दे रहा था। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। आप बाएं तरफ देखें या दाईं तरफ, दोनों तरफ जनता का एक हुजूम दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, वो बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं हमने देखी कल और आज। कल बीकानेर में रोड शो, आज जयपुर में ये भव्य रोड शो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें दूरदर्शन न्यूज के जरिए जयपुर, राजस्थान और देश भर के दर्शक देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने
देखने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। और इन तस्वीरों में वो एक भीड़ दिखाई देती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसी वजह से चंद्रशेखर हम देख रहे हैं कि जब अब विधानसभा चुनाव कहीं आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो जरूर आयोजित किए जाते हैं। और हमने देखा था गुजरात में भारतीय राजनीति का सबसे लंबा ऐतिहासिक रोड शो हुआ था। और अपने ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रैलियां की हैं और उसके अलावा बीकानेर में उन्होंने रोड शो भी किया था और अब जयपुर में रोड शो, जो राजस्थान की राजधानी है, क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान की राजधानी नहीं है, गुलाबी शहर जो आप कह सकते हैं ना, कि जैसे कि गुलाबी शहर पूरे दुनिया में अगर आप देखें कि एक टूरिस्ट मैप पे जयपुर शहर को माना जाता है। राजे रजवाड़े से लेके और आज प्रजातंत्र की, आप लोकतंत्र की यही खूबी है। जब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री रोड शो में एक एक आदमी से मिलते हैं, उनकी भावनाओं जो अभी आप देख रहे हैं कि सड़क पे तैर रही है लोगों की, तो ये लगता है ये लोकतंत्र में ही संभव है। जब ये प्राइम मिनिस्टर खुद सड़क पे आते हैं और वो चलते हुए लोगों के साथ में वो एक कम्युनिकेशन करते हैं, वो संवाद बनाते हैं, तो ये इस देश की जो ताकत है ना, ये समझ में आती है कि इस देश की जनता जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये गुलाबी शहर में इस तरह की जो आज ये रोड शो देख रहे हैं, वो नजारा कुछ खास इसलिए भी है कि राजस्थान में देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैंपेनिंग है पिछले 4 दिन से, अब लगातार देखिए 4 दिन से जो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं। तो ये एक अद्भुत क्षण होता है जब एक पीएम, देश का पीएम लोगों से सीधा संवाद करता है, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताता है, लोगों के भविष्य का खाका सामने में रखता है और सामाजिक भागीदारी का एक देश बनाने के लिए लोगों को इसमें जुड़ने का आह्वान करता है। राजनीति अलग है, चुनाव जीतने हारने में की बात तो अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से अपने तर्कों से करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप देखेंगे तो अपने मैसेज क्या दे रहे हैं। तो जब आप लोगों के लिए मैसेज देते हैं, दूसरे पार्टी का जब आप चुनाव प्रचार देखते हैं, राजनीतिक नेताओं के बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक अभी राजस्थान में है, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी से लेके सबने अपनी ताकत सौंपी है, लेकिन जब वो एक मैसेज की बात होती है कि आप आम लोगों से संवाद करते हुए संवाद क्या दे रहे हैं, तब आपको लगता है वहां आपको एक फर्क लगता है। तो ये फर्क जो है पीएम जब रोड शो करते हैं और लोगों की बड़ी भागीदारी उसमें हुजूम साथ में चलते हुए देखते हैं, तब वो लगता है कि लोगों का कनेक्शन जो है, लोगों का कनेक्ट क्या है, ये आपको पीएम के रोड शो में दिखने को मिलता है। विनोद जी, 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और पिछले दिनों जो जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे। और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया हुआ है और प्रधानमंत्री का जो रोड शो आज जिस रूट पे चल रहा है, इस रूट के अधिकांश जगहों पर ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसको बना के रखा हुआ है। आप मान सकते हैं, आप ये देखिए कि ये यहाँ आप हिंदुस्तान में अलग अलग कोने में, जिस आप कभी यूपी, आप राजस्थान की बात करें, अभी अब यूपी की बात करें, इससे पहले महाराष्ट्र की बात करें, ये 2009 का आपको याद होगा, 2008 से 9-10 तक में जो एक सीरियल बम ब्लास्ट का एक चेन बना हुआ था। भारत के जो टूरिस्ट स्पॉट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ इस तरह के आतंकी हमले होते थे। लेकिन ये पता नहीं इस देश में सियासत की क्या एक मजबूरी है कि वो एक टेररिज्म को, एक बड़े फंडामेंटलिज्म को और सियासत में कैसे घालमेल करती है, इसका उदाहरण राजस्थान में दिख रहा है। और अब ट्रायल कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इसमें जो ट्रायल हुई है वो कितनी 100 हुई है, इसकी रफ्तार सुस्ती। दूसरा, जो आपको ट्रायल कोर्ट में उसको पनिश करने के लिए या कानून के दायरे में लाने के लिए जो सबूत जुटाने थे, इन सारी चीजों का वहाँ किस तरह से दिखा, वो तार होते हुए दिखा। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक वहाँ की पुलिसिंग, न्याय व्यवस्था में आप जब अच्छी ट्रायल करके, आप जब अच्छे इन्वेस्टिगेशन करके सामने में नहीं रखेंगे,
दोस्तों अब इस देश में जो ये आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बना है, जो पिछले आप 10 साल से देख रहे हैं, वो संभव नहीं है जब तक कि आप मजबूती से उसको न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। तो इस मामले में राजस्थान सरकार की ये बड़ी चूक थी कि इतने खतरनाक आतंकी को, जिसको एक सजा के रूप में उसको एक यहाँ तक कि कोर्ट में फांसी की सजा भी मांग हुई थी, और उस अपराधी को, उस टेररिस्ट को आपने बाइज्जत रिहा करने की बात कह रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि ये देश के आने वाले भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो 2008-9 तक का जो आतंकी हमलों का एक सीरीज था, आप देश को उस बहाने पे ले जा रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है, लेकिन ये अभी अब इसका प्रोसेस है। ये ऐसा हुआ नहीं है कि अभी इसके ट्रायल कोर्ट में होने से उसका केस खत्म हो जाता है, ये अभी लंबा चलेगा। लेकिन इसमें राजस्थान की सरकार, मौजूदा सरकार की चूक हुई है। ठीक है विनोद जी, एक तरफ जी, विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, मैं यही कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप ये देखें कि ये इसलिए होता है जब आप इस मामले में कोई सियासत का आप एक चेहरा बना, एक लाइन खींचते हैं। अब ये देखिए, पिछले दिनों जो राजस्थान में जितने दंगे हुए थे, जिस तरह से वहाँ पे एक माहौल बना था, इस माहौल के कारण में इसलिए था कि आप जस्टिस करते हुए नहीं दिख रहे थे। आप कहीं ना किसी कॉर्नर में एक सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे थे। ये ठीक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस रूप में अपना एक रोल करना पड़ता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में आपको एक मैसेज भी देना पड़ता है। और वो मैसेज आपको बाबा अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग जितना भी बहस कर ले, लेकिन यूपी जैसे जगह पे आज अगर इस देश में पिछले 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं, तो राजस्थान में ये संभव था। जो करने में अशोक गहलोत चूक गए हैं। शायद जो बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने एक अपीजमेंट की तरह उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे, हो सकता है कि एक बड़ी वजह हो। विनोद जी, इसके अलावा बार बार जो भी वहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की जनसभा हो या बीजेपी के दूसरे नेताओं की जनसभा हो, बार बार जो राजस्थान की सरकार है उस पर आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है इन चुनाव में? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। अब अशोक गहलोत हर अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जो रैली करते हैं या अभी वो गारंटी यात्रा पे निकले हुए हैं, उनको ये सफाई देनी पड़ रही है। और वहाँ नेता अभी सफाई कांग्रेस के नेता दे रहे हैं कि चूंकि राजस्थान में FIR लॉज ज्यादा होता है, इसलिए केस ज्यादा दिखता है। तो ये आप इस मामले को इस तरह से छुपा नहीं सकते। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल होगी। और जो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हैं, चाहे दलित के साथ में अत्याचार की खबरें हैं या महिला उत्पीड़न की खबर है, और वो गांव देहात में अब रिपोर्ट हो रहा है, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको मजबूरी में उसको रिपोर्ट करनी पड़ी है। और अगर आपको रिपोर्ट करनी पड़ी है तो आपके एसपी डाटा में वो चीजें आएगी, और जब आएगी तो आपको इसका जवाब भी देना होगा कि राजस्थान लगातार महिला उत्पीड़न के मामले में, महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करने के मामले में क्यों सबसे अव्वल रहा है, और सरकार कोई ठोस कार्रवाई करते हुए क्यों नहीं दिखी है। विनोद जी, इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान ये भी कहा कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। दरअसल वो पेपर लीक का मामला वहाँ पर उठा रहे थे। इसको किस तरह से वहाँ पर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, सच में ये मामला जो है PM मोदी का, अगर आप 2-3 मामले को देखें, वो किस तरह से करप्शन के इशू पे जो पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीजें पिछले 2 साल से आप देखिए कि लोगों के जनमानस में कहीं से हर एक आदमी इस चीज के लिए, इंडिविजुअल जो बेरोजगार युवक चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर दूसरे बिजनेस के लोग अपने अपने एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए या दुकान करने के लिए कर रहे हो, उनके मन का जो सवाल है वो सवाल आज भी हम अपने रैली में उठा रहे हैं। और ये इसलिए उठा रहे हैं कि जब आपके आज अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, आज अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसमें लॉकर खुल रहे हैं, उसमें जो बैंकों में उनके पैसे जो रखे हुए वो लोगों के भी सार्वजनिक हो रहे हैं, तो ये काम जब आज ईडी की कार्रवाई से हो रही है, तो काश अगर 2 साल पहले वहाँ के ACB, वहाँ के जो क्राइम ब्यूरो है, इस तरह की ठोस कार्रवाई करती, तो शायद ये पेपर लीक चपरासी से लेके ऑफिसर तक का जो एक सीरीज था राजस्थान में, शायद नहीं होता। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि सचिन पायलट ने पिछले महीने
लगभग 3 महीने का इस पेपर लीक के खिलाफ में उन्होंने आमरण धरना यात्रा शुरू की थी और जयपुर शहर में उन्होंने धरना दिया था और कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी थी कि ये उसके सरकार में सबसे बड़ी नाकामी है। ये खुद कांग्रेस के लोगों ने माना और ये बात कम से कम बीजेपी के लोग कहेंगे तो ये एक आरोप लगेगा, लेकिन खुद सचिन पायलट इस पेपर लीक के मामले में राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने एक तरह से उसको बड़ा मुद्दा बना दिया था। लेकिन आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को उछाल रहे हैं कि सचिन पायलट चुप है, आज वो इस कार्रवाई पे करने के लिए कोई जो एजेंडा उन्होंने बनाया था उस एजेंडा को सचिन पायलट आज की रैलियों में अपनी जनसभाओं में नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उनके बचे हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है। जब एक नौजवान की कोई नौकरी छीन के दूसरे को पैसे लेके दे रहा हो तो आप कह सकते हैं कि ये स्पिरिशन इंडिया के साथ ये बड़ा धोखा है। विनोद जी, आज ये जो राजस्थान में कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है, 10 लाख नए रोजगार की बात की गई है, किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात की गई है, एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात की गई है, 400 रुपये में गैस सिलेंडर की बात की गई है। तो ये वैसे ही वादे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस तरह के वादे कर रही है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने की कांग्रेस की आदत हो चुकी है इन चुनावों में। ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वहां पर है? देखिए जोशी जी, ये देश जो है वहाँ लोग जनता को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि हम ये लोग लुभाने वादे करके और चुनाव हम जीत जाएंगे, सत्ता में दोबारा आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पहले तो बात ये है कि जो सरकार में होती है पॉलिटिकल पार्टियां वो वादे इतना कर नहीं पाती है, क्योंकि उनको अपना एक लिमिट पता होता है। अपोजिशन में जो पार्टियां होती है उनको पूरा खुला आकाश होता है, वो जितना दे दे, चांद दे दे, तारे दे दे, सबको जमीन से उतार के दे दे। लेकिन जो सरकार में पार्टी होती है उसके साथ में एक लिमिटेशन होता है, उनके पास रिप्रेजेंटेशन कम होते हैं कि वो इस चीज को बता सके लोगों को। और अगर ये बात, अगर 25 लाख की चिरंजीवी योजना की बात वो आज सीधे सीधे 50 लाख, राहुल गांधी ने सिर्फ यही तो कहा था कि हम सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य स्कीम में पैसा दे रहे हैं, अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दे तो शायद और लोगों की सहूलियत होगी। राहुल गांधी के सिर्फ एक जनसभा में इतना कहने के साथ ही 1 घंटे के बाद अशोक गहलोत सरकार से ये आ जाता है उसका वादा कि इसको हम 50 लाख कर रहे हैं। तो जो आपको करना नहीं है उसको अगर आप 1 करोड़ भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको करना है तो आप लोगों को इसका बजट बता सकते हैं कि हम जो ये 1 करोड़ या 50 लाख करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा ये बजट है और उसको लेके हमारी ये तैयारी है। आपने राहुल गांधी ने एक बात कही और 1 घंटे में आपने 25 का 50 कर दिया। तो ये जो फेक है ना, वो नैरेटिव आपका आज की तारीख में नहीं चलता है। दूसरी बात कि आप ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी का लोड जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार की थी, वहाँ भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में थी, वो उससे ज्यादा अभी राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ में है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके हर मामले, करप्शन से लेके वो हिंसा, सांप्रदायिक दंगों के मामले में, इन सारे चीजों को लेके अब अशोक गहलोत के सामने में यही विकल्प है कि वो अपना जो समाज कल्याण का जो उनका कुछ काम है जिसको वो अभी मार्केट में अपना बाजार में, इलेक्शन बाजार में उतार सकते हैं, तो वो वही उतारने का काम किया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी 50 दिन में ये पहली बार इस हफ्ते में 2 रैलियां किया। इससे पहले राहुल गांधी की राजस्थान में नो एंट्री थी। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत जानता था कि आप ये वादे की झाड़ी लगा के राजस्थान में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेंगे। राहुल गांधी की जितनी आबादी उसने उतना हक, ये नारे से आप राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अशोक गहलोत ने एक तरह से राहुल गांधी की इस एंट्री को, पॉलिटिकल रैली को एक तरह से बैन किया हुआ था। अब ये लास्ट सीजन इस इलेक्शन के में ये अंतिम फेज है जहाँ पे इसका चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा 4 दिन के बाद। तो अब राहुल गांधी का यहाँ अपीयरेंस होता है और वो गेस्ट अपीयरेंस में ये वादे के साथ साथ अपनी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को पता है
कि उनको जो अपना समाज कल्याण का जो उनका अपना कुछ काम है, जो एजेंडा है, उसी को वो साथ में रखेंगे। और ये इतनी बड़ी जो गारंटी यात्रा वो पिछले महीनों से कर रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं कि जितना हम काम अभी तक किया है उसको आगे रखेंगे और इसमें हम कम से कम 20-25 और जोड़ेंगे। तो लोग भी ये बात पूछ रहे हैं ना, जब आप सरकार रहते हुए नहीं किया तो आप अगली सरकार बनने पर क्या करेंगे? ये बात लोग उनके पास सामने में एक सबसे बड़ा सवाल बन के खड़ा है। इसके अलावा विनोद जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर एक तरफ सचिन पायलट धड़ा, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का धड़ा, उसके अलावा लाल डायरी का भी मामला सामने आया। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर का भीतरघात है वो कितना बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पर? देखिए, ये बताना जरूरी है। इस रोड शो के चलते चलते प्राइम मिनिस्टर का काफिला चल रहा है, लेकिन ये चर्चा आपने बहुत अच्छा की, इसमें शुरुआत की है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि छोटे छोटे चीजों को हम लोग मैंने अननोटिस कर देते हैं, उस चीज को मैंने अपने पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में उसको नहीं लाते हैं। आप अभी 2 दिन पहले सचिन पायलट ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक रिपोर्टर ने जैसे उनको पूछा कि अब आप रैली में खुल के हिस्सा ले रहे हैं तो क्या ये जो दूरियां है वो कम हो गई है, तो उनका जवाब था सचिन पायलट का कि हम ये रैली और ये इलेक्शन में का जो हमारा प्रचार प्रसार है वो हम मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से, पार्टी अध्यक्ष के कहने से कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया है कि तुम चुनाव मैदान में अपनी भूमिका निभाओ, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं, बशर्ते कि उनका अपना कोई स्टेक नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अगर हार की होती है, अगर हम सरकार में नहीं बनाने पाने की स्थिति हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसका मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि 2018 में जैसा उन्होंने कैंपेन किया था और सचिन पायलट ने लीड लिया था और अचानक जब सरकार बनने की हुई तो 10 जनपद से अशोक गहलोत का नाम आया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो ये बात कर रहे हैं कि इस बार ऐसी नहीं है, इस जीत हार में मेरी कोई भूमिका नहीं है, अगर ये हार है तो सिर्फ अशोक गहलोत की हार होगी। तो इतना क्लियर कट मैसेज के बाद लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो बात जानते हैं कि अशोक गहलोत सिंगल हैंडेडली इस पूरे इलेक्शन को अपने फंड से या जो भी चीजें हो ये इलेक्शन को लड़ रहे हैं। उसमें प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि अगर सचिन पायलट की भूमिका इसमें ज्यादा बढ़ेगी तो अशोक गहलोत भी पैर पीछे खींच सकते हैं। तो ये कसम जो है वो अभी भी राजस्थान के चुनाव में आखिरी फेज तक चल रहा है। जोशी जी, इसके अलावा विनोद जी, अगर हम जो बीजेपी बार बार तुष्टीकरण का आरोप वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर लगाती रही है, उसको हम देखें तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये जिन इलाकों में आज प्रधानमंत्री वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, ये वही इलाके हैं जहाँ पर 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उन सीरियल ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया है। उसके अलावा बीजेपी वहाँ पर पीएफआई की भी बात करती है, दूसरे कई अन्य मुद्दे उठाती है। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो जनता के दिमाग में किस हद तक वहाँ पर असर कर रहे होंगे? हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लोग कभी भूलते नहीं हैं इन चीजों को। लोगों के साथ में जो 5 साल हुए हैं और जिस तरह से लोगों ने सफर किया है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लोग एक एक चीजों से वो खुद रूबरू हुए हैं, उन्होंने उस चीज को भोगा है। इसी जयपुर शहर में जो दंगे हुए हैं पिछले दिनों, इसी जयपुर शहर में जो बम धमाके हुए थे, क्या आपको लगता है कि लोगों के दिमाग से वो चीजें निकल गई है? ऐसा नहीं होता है। ये बात लोगों के दिमाग में है। हर आदमी चाहता है एक प्रोस्पेरस, एक शांतिपूर्ण माहौल चाहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। कोई कम्युनिटी नहीं चाहता है कि वो झगड़े फसाद में, दंगे में उसका समय बर्बाद हो, उसकी जो कारोबार है वो बिजनेस खत्म हो। ये टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का, जो आप ये कह सकते हैं कि राजस्व में टूरिज्म की सबसे बड़ी भूमिका है। और अगर इस तरह की चीजें राजस्थान में होते रहे, शहरों में इस तरह के धमाके होते रहे, सांप्रदायिक दंगे होते रहे, तो आप भला कैसे ही टूरिस्ट से उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के जयपुर के इस बुलंद शहर को देखने आएंगे? तो जो माहौल था पिछले 2-3 साल में आप देखें, उस माहौल में राजस्थान लोगों को डरा रहा था। और ये बात वहाँ के सारे कम्युनिटी को इस बात की चुभती थी बात कि यार इससे सरकार को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी इस चीज का उदाहरण दिया था कि अगर यूपी में
इतना बड़ा यूपी का 23-24 करोड़ के यूपी में पूरी दंगा का एक ये बन सकता है वहाँ जीरो टॉलरेंस, तो क्या ये राजस्थान में नहीं हो सकता था? ये हो सकता था। लेकिन यही जो विपक्ष का अभी बीजेपी का आरोप है कि आपने अपीजमेंट की इसमें और आप उसमें ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे, तो एक के बाद एक सीरीज चाहे वो सीएए के आंदोलन से शुरू कीजिए उनका प्रोटेस्ट से लेके और लगातार तक ये प्रोटेस्ट राजस्थान में चलता रहा और शहर दर शहर जो है वो आप ये देख लीजिए कन्हैयालाल की मौत तक सामने में आ गई। तो ये जो इस तरह की चीजें बनी, काश ये अगर पहले दिन ही अगर रुकता तो उदयपुर का वो कन्हैयालाल की दुर्घटना नहीं होती, इस तरह की चीजें हत्या नहीं होती, इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं बनता। तो ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो एटमॉस्फेयर बन रहा है उसको समय रहते उसको रोके और एक माहौल बनाए, क्योंकि राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान के हर शहर में लोग जो जाते हैं वो एक फील करते हैं उस टूरिज्म स्पॉट को रूप में। अगर वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ खुशहाली नहीं होगी, माहौल नहीं बनेगा, तो नेशनल इंटरनेशनल क्या लोकल टूरिस्ट भी एक दूसरे शहर में जाते हुए हिचकिचाएंगे। हाँ विनोद जी, इसके अलावा क्योंकि अभी बिल्कुल ये विधानसभा चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं और अभी की जो देशकाल परिस्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है और बीजेपी के नेता अब जहाँ भी चुनावी रैलियों के लिए जा रहे हैं इस बात को ज़रूर बोल रहे हैं। तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें और ख़ासकर अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जयपुर में रोड शो कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पर कितना असर करेगा ये मुद्दा? आपने बहुत सही सवाल किया है कि देखिए ये इलेक्शन में जिनको लग रहा हो कि अब वो राम मंदिर का मुद्दा वो खत्म हो गया है और उसमें कुछ अभी बचा नहीं है, तो उसके लिए कम से कम ये है कि राजस्थान, गुजरात ये सब ऐसे स्टेट रहे हैं जो कार सेवा के रूप में अगर आप देखिए कि उस समय से राम मंदिर आंदोलन में राजस्थान कभी दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट आता था। तो आप ये देखिए कि ये वीरों का शहर है, ये धरती त्याग और त्याग के लोगों का शहर है। ये शहर जो है वो सबसे ज्यादा भारत की आस्था, भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके ध्वज रक्षक के रूप में राजस्थान के शूरवीरों का सबसे पहला नाम रहा है। तो ये जब कभी आप राजा राम की और उसके प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है भव्य राम मंदिर की, तो राजस्थान जाहिर सी बात है कि उसके घर घर में एक उत्सव का माहौल है। हमने देखा है कि वहाँ राम को लेके वो एक आदर्श पुरुष को लेके वहाँ पे जो लोगों में एक कनेक्शन है, तो ये बात तो जरूर जब यहाँ पे अमित शाह अपनी रैलियों में जाते हैं और वो एक इन्विटेशन देते हैं कि यहाँ सारे लोग आए, जो 22 तारीख का वहाँ का राम मंदिर का शिलान्यास का रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति का, तो जाहिर सी बात है ये लोगों के दिल में है। तो अगर कोई बड़े लीडर जब बात करते हैं पब्लिक फोरम में, तो वो लोगों के दिल को टटोलते हैं कि उनके मन में जो वो चीजें हैं वो एक तरह से बाहर आए, वो भावनाएं वो सामने में दिखे। और इस भावना को लेके ये आप जरूर कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि भारत के 500 साल के इतिहास में संघर्ष के बाद अगर ये 22 जनवरी का वो सपना पूरा हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि हिंदुस्तानी, करोड़ों हिंदुस्तानी का, उनके 3-4 पीढ़ियों का, पूर्वजों का जो एक सपना था वो साकार होते हुए देख के डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है और लोगों के मन में जरूर है ये सब। विनोद जी, फिर हम उन मुद्दों की ओर आते हैं जिन मुद्दों को यहाँ पर काफ़ी उठाया जा रहा है, और उन मुद्दों की हम बात करें उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, ये जो वादे करने की इस बार राजनीति चल रही है कि कुछ भी वादा आप कर दें और आप ये ना बताएं कि उन वादों को कैसे पूरा करेंगे, तो इस राजनीति को इस बार के चुनाव में थोड़ा सा ये बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबने क्या मैं तो ये कहूँगा कि ये वादे तो अब इस तरह से बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब सब कुछ लोगों को इस वादे से और इस गारंटी से मिल ही रहा है, तो लोगों को शायद कुछ करने की जरूरत ही ना हो। तो इतनी जब वादे की लिस्ट में, और मुझे तो ये लगता है कि मैनिफेस्टो आने के बाद भी छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि रोज कुछ न कुछ पब्लिक रैलियों से वादे निकलते रहे थे। तो ये लिस्ट बड़ी हो रही है, लेकिन शायद इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी लिस्ट के पास आपके पास में इसका फंड का क्या मैनेजमेंट है।
तो उनके सामने में ईश्वर जोशी जी, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके साथ में ये गारंटी वाला जो स्कीम और फॉर्मूला है, उसका दो बेस्ट उदाहरण आपके साथ में कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने 6 महीने पूरे किए हैं आज के ही दिन। सारे अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार चले हैं, निकले हैं, और कर्नाटक सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है। लेकिन वो कर्नाटक सरकार अब 5 गारंटी पे बात नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी में, राहुल गांधी का ये वादा था इलेक्शन में कि पहले कैबिनेट में ये 5 गारंटी जो हम लोगों के सामने में रख रहे हैं उसको हमारी सरकार पूरी हो करेगी, और वो सरकार उनकी पहली कैबिनेट ही 2 महीने के बाद ली, और ये 6 महीने हो गए, वो 2 अभी तक एजेंडे से आगे नहीं बढ़े, वो भी राइडर के साथ। तो जब आप कर्नाटक के एक स्टेट, एक संपन्न स्टेट में, मैं जैसे आपको एक केस स्टडी के रूप में एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एक संपन्न स्टेट में जिसका 3.5 लाख करोड़ का बजट है, उस बजट में आप 5 जो आपका फ्रीबी का एजेंडा है, जिसको आपने गारंटी नाम दिया है, उसको पूरा करने में आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो राजस्थान जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे इन छोटे इस राज्यों में, एक जो कि जिसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, ऐसे राज्यों में आप कल्पना करिए कि आप कैसे पूरा करेंगे। तो ये बात लोगों को पता है, और लोगों को ये भी पता है कि जब आप किसी चीज के फ्री करते हैं ना, तो आप ये बात जान लीजिए कि कहीं दूसरी तरफ से उसके पॉकेट से पैसा निकाल भी देते हैं। ये वही राजस्थान है जिसमें आपने 1 महीना पहले कहा कि हम गैस को 500 रुपये गैस देंगे, और अगले महीने में आपने पेट्रोल और डीजल का दाम वैट बढ़ा दिया। तो आप सोच लीजिए, उसी जनता को उसी वैट के रूप में आपने पैसा भी पॉकेट से ले लिया। उसी के बॉर्डर के आसपास, वो राजस्थान के शहर के जो आसपास के लोग थे, वो यूपी में पेट्रोल भरा रहे थे, हरियाणा में पेट्रोल भरा रहे थे, लेकिन वो जयपुर के किसी पेट्रोल पंप पर नहीं भरा रहे थे, क्योंकि उनके पॉकेट ढीली हो रही थी। तो ये जब आप लोगों के सामने में एग्जाम्पल है कि सरकार की कोई भी चीजें दुनिया में फ्री नहीं मिलती है। आपको जो अभी फ्री मिल रही है सामने से, वो पॉकेट के पीछे से आपके पैसा निकाला भी जा रहा है। तो ये ऐसा हकीकत हर लोगों के सामने में है, और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप लिस्ट चाहे जितनी भी बड़ी कर लीजिए, इसका चुनाव में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है विनोद जी, बार बार बीजेपी, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो को, क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी काफ़ी प्रसन्न होगी। राजस्थान बीजेपी के नेता इसी तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे थे, और यही वजह है कि कल जब बीकानेर में जब एक भव्य रोड शो देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जब तमाम बीजेपी नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की, उनका कहना था कि जयपुर में जो रोड शो होगा वो उससे भी भव्य होगा। और वही ये तस्वीरें दिखा भी रही हैं कि किस तरह से लोगों का एक रिस्पांस दिख रहा है, लोगों का उत्साह दिख रहा है। और यही वजह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति को देखें तो उसमें चुनावी जनसभाओं के साथ साथ राज्य के बड़े शहरों में रोड शो के कार्यक्रमों को भी रखा जा रहा है। बीते हम अगर 2 वर्षों से तमाम विधानसभा चुनावों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे बड़े भव्य रोड शो हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद का ऐतिहासिक रोड शो सभी को याद है, और बीकानेर में राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से एक रिस्पांस देखने को मिला। और आज ये जो भारी भीड़ है ये बताने के लिए काफ़ी है। ये जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे, सड़क के दोनों तरफ इसमें लोग इकट्ठा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, और निश्चित तौर पर बीजेपी प्रसन्न हो रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तस्वीरें देखकर। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और हमने देखा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं, और खासतौर पर जहाँ पर चुनाव होता है उन राज्यों में जहाँ वो रोड शो करते हैं, इस तरह का एक जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिलता है, न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का बल्कि आम लोगों का, आम शहर के लोगों का। और हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ वो दिखाई भी दे रहा है, और दोनों हाथों से कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते, अभिवादन
करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भारतीय राजनीति में एक तरह से कहें कि एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रोड शो की तस्वीरें हैं, जो दिखाती हैं कि वो कितने न केवल एक संवाद कौशल के धनी है, बल्कि किस तरह से जनता से कनेक्ट हुआ जा सकता है, कितने माध्यमों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार का मौका होता है पार्टी के लिए, तो कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं। जी चंद्रशेखर जी शैलेंद्र, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप कोई शैलेंद्र, सवाल आप पूछना चाहते हैं? पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव का माहौल है उसको आप देख रहे हैं। क्या कुछ मतदाताओं के दिमाग में, क्या कुछ बड़े मुद्दे इस बार आपको वहाँ पर लग रहे हैं? क्या कुछ कहते हैं मतदाता? देखिए, पहली बात तो है कि हम जानते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव को एक तरह से बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इस तरह से पीछे आप कई दशकों से देखें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव रहता है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक दुविधा ये है कि जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसके तमाम गठबंधन सहयोगी एक तरह से देखें वो दमखम लगा रहे हैं, वो उस कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी बात है कि जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, वो बड़े मुद्दे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का जो घुसरा पत्र आया, कांग्रेस उसमें भी एक तरफ से देखें उन मुद्दों की छाप दिखाई देती है, चाहे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, क्योंकि राजस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश है। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस मुद्दे को हम देख रहे हैं कि न केवल विधानसभा चुनाव जब अब मतदान की तारीख बेहद नजदीक है, बल्कि बीते कई महीनों से बीजेपी से बहुत जोर शोर से उठा रही है। जब यात्राएं निकाली गई थी राज्य में, बीजेपी के तमाम नेता यात्राओं में शामिल हुए थे, तभी अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि अशोक गहलोत सरकार दरअसल जो आरोपी होते हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर इच्छुक नहीं रहती। और हम जानते हैं कि जब एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि तो उनका एक वीडियो भी आया है, एक कथित वीडियो, जिसमें हमने देख रहे हैं कि कुछ एक महिला है वो पैसे वापस कर रही है उनको गुस्सा जताते हुए। तो दरअसल जब उन्होंने एक बयान दिया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और उस बयान की इतनी निंदा हुई, चौतरफा आलोचना हुई कि महिला अत्याचार इसलिए होते हैं यहाँ पर ज्यादा, क्या ऐसा कोई नेता कैसे कह सकता है? और बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि उसी वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने या फिर कांग्रेस के आला कमान ने निर्देश क्यों नहीं दिए कि उस नेता को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और न केवल उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा गया बल्कि विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, यानी कांग्रेस के टिकट पर वो उम्मीदवार भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी ने एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में उठाया है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि महिला के लिए राजस्थान सुरक्षित हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाता है कि एक ऐसा शर्मनाक बयान जो नेता देता है उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा जाता है, उसे टिकट भी दिया जाता है। और उसके हम जानते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आरोप लगे कि राजस्थान की सरकार ने ठीक से उस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम राजस्थान में बनता हुआ देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बहुत एक तरह से कहें बड़े स्तर पर ये उठता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह, हाल के 2-3 दिनों में देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात को उठाया है कि पेट्रोल राजस्थान में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर ज्यादा मिलता है, कीमत पर मिलता है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तब से हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर कांग्रेस जो लगातार केंद्र सरकार से कहती रहती है कि महंगाई से राहत दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जब केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए, बीजेपी शासित राज्यों ने कदम उठाए, पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए, तब राजस्थान ने और कांग्रेस शासित राज्यों ने वो कदम क्यों नहीं उठाए? और यही वजह है कि यहाँ पर 11 रुपये तक पेट्रोल महंगा मिलता है। और बीजेपी ये कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है, भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम बनता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी कि इस पर हमने देखा कि अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश की कि राजस्व की जरूरत होती है, या फिर जो तमाम उन्होंने एक तरह से अपना सफाई में बातें कही। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफी चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है कि विकास को लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी एक तरह से
दो तस्वीर सामने रख रही है, जनता को बता रही है कि देखिए एक तरफ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक तरफ कोरोना के दौरान गरीबों के भूख की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 5 साल उसे और आगे बढ़ाने की बात है। तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने क्या किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, पेपर लीक का मामला है, लाल लॉयल्टी का मामला है, करप्शन का मामला है और तमाम योजनाओं में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई है राजस्थान सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लिहाजा राजस्थान में उतना उसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये एक तुलनात्मक जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेता रख रहे हैं, वो उस पर भी हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स भी कांग्रेस की तरफ से कई बार दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार के दावे बनाम जो बीजेपी और केंद्र सरकार के दावे हैं वो भी एक तरह से देखें कि बहुत एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आप देखें कोटा में चुनावी जनसभा हुई और कोटा देश भर में कोचिंग के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभरा है, युवा वहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं और कुछ जो राजस्थान की तमाम परीक्षाओं में जो पेपर लीक का मुद्दा है वो बहुत एक तरफ से देखें चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से छाया हुआ है कि राजस्थान की सरकार भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्यों पूरा नहीं किया, ये सवाल बीजेपी उठाती है कि आप सत्ता में थे, आपने उन पर क्या किया, चाहे वो नई नौकरियां सृजित करने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो या फिर तमाम जो वादे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो इन मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि काफी चर्चा हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, विकास के मामले में भी और तमाम अन्य मामलों में भी। लेकिन निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को बीजेपी ने बहुत जोर शोर से पिछले 6 महीनों में राज्य में उठाया है, हम देख रहे हैं कि उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं और उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है या कई बार रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ रहा है। बीते कई वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी के बीच जो मतभेद था, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, हालांकि चुनाव के नजदीक आते आते दावा किया गया कि ये मतभेद खत्म हो गया, सचिन पायलट की तरफ से भी कई बार इस तरह के बयान दिए गए कि अब वो बीते बात हो गई। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि कांग्रेस की अपनी गुटबाजी के चलते राज्य का बहुत नुकसान हुआ है और भले ही ये दावा करते हैं कि इनकी गुटबाजी खत्म हुई, इनका अपना घर नहीं संभल पा रहा है, राजस्थान कैसे एक तरह से देखें संभालेंगे। ये एक राजस्थान में जो कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है उसको भी बीजेपी बहुत जोर शोर से जनता के सामने रखने का प्रयास करती नजर आती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे हैं। कुछ जगहों पर नशा की एक तरफ से देखें, प्रधानमंत्री ने 2 चुनावी जनसभाओं में इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा कि जो भी नशे के कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो जिन जनसभा जिसमें मौजूद था तब बड़ी संख्या में महिलाएं थी, उन महिलाओं की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके बच्चों से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और नशे का जो भी लोग कारोबार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्थान में नशे की रोकथाम ये भी आप देखें कुछ जिलों में खासतौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग बात करते हैं कि नशे पर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह के मुद्दे राजस्थान के चुनाव में उठते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख तौर पर उसमें महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ जो अत्याचार का मामला है वो तकरीबन हर चुनावी जनसभाओं में और अब लाल डायरी का मुद्दा जो करप्शन से जुड़ा हुआ है, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी आला नेता आते हैं वो उठाते हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमें कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनावों में चर्चा में। चंद्रशेखर। बिल्कुल शैलेंद्र, हालांकि आपने कई सारे मुद्दों की यहाँ पर बात की, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। जयपुर के पुराने शहर परकोटा इलाके में वो रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा वहाँ पर लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी,
अभी जो ये रोड शो चल रहा है और इससे पहले हमने बीकानेर में भी देखा और मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, वहाँ पर भी हमने देखा जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है रोड शो में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री रैलियाँ कर रहे हैं वहाँ पर ये क्या कुछ कहता है? क्योंकि हमने पिछले कई चुनावों में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री उतरते हैं तो एकदम से जो चुनाव की दिशा है वो पूरी की पूरी बदल जाती है। चंद्रशेखर जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि एक्चुअली आज की स्थिति में हो क्या रहा है, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आजकल जो मैनिफेस्टो बन रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो जनता का मिजाज और जनता के मन टटोले वो अपनी तरफ से घोषणाएं करते हैं। उनको लगता है कि जनता जो है शायद इस घोषणा के लालच में उनको वो समर्थन देते हुए नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। और जब आप ये देखते हैं कि जब ये आप भीड़ देखते हैं, ये रैली में आप देखिए कि ये 4 किलोमीटर से ज्यादा की रैली अभी प्राइम मिनिस्टर ने अभी इतने देर में पूरा कर ली है। और इस भीड़ को आप देखें कि कहीं भी लोगों के जो हुजूम है वो कहीं भी आप देखेंगे कि कहीं सड़क खाली नहीं है, पूरा का पूरा जयपुर शहर उमड़ा हुआ है। तो ये शहर जब उमड़ के सामने में आता है, सामने में लोगों की भीड़ दिखाई देती है, तब एक्चुअल पता चलता है कि लोगों का मिजाज लोगों के मन में चल क्या रहा है। और लोगों का जो ये उत्साह है वो देखिए, आप यहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं, मंदिर के सामने में कैसे शंख बजाए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का किस तरह से स्वागत हो रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है, ये कोई घोषणा से नहीं होता, ये किसी वादे से नहीं होता, ये एक कनेक्शन से होता है। ये एक इमोशनल पॉइंट है जो पीएम मोदी को देख के लोगों के मन में उठता है, और ये जो मन में उठता है वो लोगों को अपने घर से बाहर निकाल आता है। अब इसमें देखिए कि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, भीड़ में छत पे देखिए लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने घरों के छत पे खड़े हुए हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, दुकान के सामने में सारे लोग खड़े हुए हैं, दुकानें बंद है, बाजार बंद है। तो ये जो पूरा का पूरा एक तरह से आप देखिए कि शहर किस तरह से सारा कारोबार छोड़ के, ये कारोबारी शहर है, और प्राइम मिनिस्टर के मोदी के इस रोड शो में अपना तन मन से जुटा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई गारंटी का वो जादू नहीं है। यहाँ जो जादू है वो एक भरोसा का है। और ये जो भरोसा है, जब आप ये देखेंगे कि पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बात को क्लेम करते हुए दिखते हैं कि पीएम मोदी ने उनकी गारंटी चुराई है, और ये सारे जो फ्रीबी है वो अचानक पीएम के या बीजेपी के लिस्ट में बड़ी हो गई है। ये उनकी तरफ से कहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति में सत्ता में आने का उनका एक मकसद होता है, कांग्रेस को भी ये अधिकार है। लेकिन जब वो इस बात का इग्नोर करते हैं कि उनकी गारंटी कहां तक फुलफिल होगी, इस बात की चीजें वो सामने में नहीं रखते हैं, या ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो एक हॉलो उसका आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उसका स्लोगन होता है। लेकिन ये स्लोगन जो है, जो मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ कि गारंटी की बात आई कहाँ से। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने दिल्ली के एक सम्मेलन में कहा था, और उन्होंने इस गारंटी का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर मैं दूसरी बार अगर 2024 में तीसरी बार चुनाव जीत के आता हूँ, तो ये मोदी की गारंटी है कि देश इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे होगी। और ये उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद की अपनी गारंटी दी थी कि मोदी की गारंटी है कि देश तीसरे नंबर पे होगी। इसी तरह से ये गारंटी के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा में की, और उस जनसभा में कहते हुए दिखे कि ये मेरी गारंटी है कि हर गरीब के घर का छत होगा, जो 3 करोड़ लोगों का घर इस योजना में पूरा करके दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने करके दिखाया है कि 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। उन्होंने करके दिखाया कि वहाँ 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस मिला है उज्ज्वला स्कीम में। उन्होंने ये करके दिखाया है कि हर घर बिजली का जो उनका वादा था वो हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर बिजली पहुंची है। तो ये मोदी की गारंटी है। तो इस गारंटी को लेके जब वो इलेक्शन रैली में जाते हैं और ये बात कहते हैं, राजस्थान में जोर शोर से ये बात कहते हैं, ये मोदी की गारंटी है, तो लोगों में ये भरोसा जगता है कि मोदी जो कहता है वो पूरा करता है। और जो गारंटी की बात आप कह रहे हैं, या बड़े 14 गारंटी लेके आप राजस्थान में अभी अशोक गहलोत घूम रहे हैं, शायद उन लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने ये गारंटी पूरी की, अब ये लिस्ट में जो गारंटी है उसको हम आगे पूरे करेंगे। लेकिन लोगों को पक्का यकीन है कि ये आपसे नहीं होगा। तो ये भीड़ अभी इस यात्रा में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये आप रैली देख लीजिए, उनकी जनसभाएं देख लीजिए, आप रोड शो देख लीजिए,
आपके रोड शो में ये लंबी भीड़, ये लंबी कतारें, ये लंबा रोड शो, ये शायद अभी हिंदुस्तान में आप चाहे जहां भी चले जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाए, नॉर्थ के कर्नाटक के किसी शहर में चले जाए और दूसरे शहर उड़ीसा में चले जाए, अगर पीएम मोदी का रोड शो में ये ललक जो लोगों की है आपको बराबर देखेगी। ये सिर्फ बनारस में आप नहीं देखेंगे जहाँ के कंस्टिट्यूंसी से वो एमपी है, ये लगभग हर शहर में है। ये गुजरात में इतनी भीड़ आपको नहीं दिखेगी जहां उन्होंने 15 साल अपना एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए और 20 साल एक कार्यकर्ता के रहते हुए बिताया है। ये पूरे देश में है। तो आप जब जननायक कहते हैं, आप एक नेशनल लीडर और एक उम्मीद का लीडर आप देखते हैं। आप जब ये कहते हैं, जो शैलेंद्र बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे लोग अपना पासपोर्ट के रूप में देखते हैं कि उसका क्रेज कैसे बढ़ा है, इंडिया के पासपोर्ट की कैसे दुनिया में वैल्यू बढ़ी है, तो लोग जो चाहे बाहर जा रहे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अभी कहीं देश में कहीं जा रहे हो, चाहे तीर्थ स्थान पे कहीं वो जा रहे हैं, ये परिवर्तन जो देखा है ये मोदी का भरोसा है और हर आदमी इस गारंटी को मोदी की गारंटी से कनेक्ट करते हैं। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच विनोद जी, क्योंकि आप राजनीतिक जो मामले हैं उनकी काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, बीजेपी का राजस्थान में कोई घोषित मुख्यमंत्री पद का वहाँ पर दावेदार नहीं है और कई जगहों पर इसका फ़ायदा भी पार्टी को हुआ है। क्या कुछ आपको लगता है इसका क्या कुछ असर वहाँ पर होगा? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही करें, आपका कहना वाजिब है और प्राइम मिनिस्टर मोदी हर सभाओं में कहते हैं कि ये हमारा निशान कमल है, हमारा जो चुनाव का प्रतीक है वही हमारा सबसे बड़ा ये है। तो ये संगठन में जो लोग हैं उनको एक तरह से वो मैसेज हुए देखते हैं कि हमारा निशान कमल, और जब वो बात वो कहते हैं मोदी की गारंटी है तो ये भी बात समझनी पड़ेगी कि जब वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो वो ये बात को बताते हैं कि मोदी उस इंजन का एक सबसे आगे का एक इंजन है। और ये इंजन को आप ये देखें, और ऐसा नहीं है, जो लोग समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक इसकी बात बताते हैं कि राजस्थान में मोदी की गारंटी है, एमपी में मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी है, सब जगह कमल का निशान जो है वही उनका एक सिंबल बना हुआ है, वही लीडरशिप है। तो ये बात आज पहली बार नहीं हो रहा है। आप त्रिपुरा के चुनाव में देखिए, वहां भी मोदी का कमल निशान और मोदी ही थे गारंटी में। वहां आप जितने चुनाव का अभी आप उत्तराखंड में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये सारे गुजरात में आप देख लीजिए, ये सारे चुनाव अभी जो पिछले दशक में हुए हैं, पिछले 5 साल में हुए हैं, हर चुनाव में मोदी चेहरा थे और हर चुनाव में लोगों ने मोदी के ही भरोसा करके वहां चुनाव का में बीजेपी को जिताया है। और ये अलग बात है कि विधानसभा के जीते हुए कैंडिडेट ने अपने 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 तरफ से अपने नेता को चुना है, सदन का नेता चुना है, लेकिन फेस इन सारे चुनावों में मोदी ही रहे हैं। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि राजस्थान कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अभी अभी आप देख लीजिए कि वहां भी भूपेश बघेल को इतना ये माना जाता था कि सबसे कद्दावर फेस है उनका, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस ने उनका नाम भी घोषित नहीं किया था। तो ये अलग अलग पार्टी की जब अपने बारे में तर्क अलग देते हैं और बीजेपी के बारे में अलग तर्क देते हैं, तो ये तर्क शायद जस्टिफाई नहीं होता है। लोग हर बात में कहा जाता है, कांग्रेस में कहा जाता है कि आला कमान फैसला करेंगे, राजस्थान के बारे में भी सचिन पायलट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा वो आला कमान फैसला करेंगे। तो मोदी तो ये बात कहते हैं कि जीते हुए जो एमएलए हैं वो चुन के उस बात को तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। अभी इन सभाओं में, अभी इस इलेक्शन में मोदी फेस है, ये बात तो मोदी कह रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं, साफगोई से कर रहे हैं। इसमें कोई भी छुपा नहीं रहे कि आला कमान तय करेगा कि नेता कौन होगा। यहाँ जो भी कह रहे हैं वो सामने में कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी। विनोद जी, इसके अलावा बीजेपी, पीएम मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह, ये लोग जहाँ भी प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को ज़रूर उठा रहे हैं। और बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार के कोई मुद्दे इतने सालों में नहीं आए हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद है बीजेपी के लिए, और इस भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये लोगों पर कितना असर करता है? देखिए, ये बात जब एक आदमी, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लोग इस बात को पब्लिक में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पे, तो वो सबसे पहले उन्होंने करके दिखाए भी स्कीम, फ्लैशिंग स्कीम है, पास जाते हैं वो सेंटर से चला हुआ इनके खाते में पहुंचता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी की बात हो या पेट्रोल और गैस की सब्सिडी की बात हो या जो भी सरकार